रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है लेक्चर की। स्क्रीन शेयर भी स्टार्ट हो गई है। जी स्क्रीन डिस्प्ले हो गई आप लोगों को? यस सर। इस चैप्टर का नाम है स्पीशीज वॉल बैलेंस एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ सिंगल रिएक्शन। हम लोग चैप्टर 10 को रीड कर स्टडी कर रहे हैं और हम लोग सिंगल रिएक्शन तक अपने इस चैप्टर को लिमिट करेंगे। ओके, जब हम लोगों ने मटेरियल बैलेंस स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी, यानी कि कह रहे हैं कि लेक्चर की स्टार्टिंग लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि एक्यूमुलेशन टर्म इज इक्वल टू इनपुट टू द सिस्टम। मैं अपना पॉइंट ऑन कर रहा हूँ। इनपुट टू द सिस्टम माइनस आउटपुट ऑफ द सिस्टम प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन, ये 5 टर्म्स अपीयर हुई थी। 1 2 3 4 एंड देन 5। देन एक्यूमुलेशन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया था कि अमाउंट इन system at t is equal to t2 minus amount in system at t is equal to t1। इस t1 एंड t2 ड्यूरेशन के अंदर जो अमाउंट सिस्टम में इन हुई है या आउट हुई है, हम लोग उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि अकोमोडेशन कितनी हो रही है। और अकोमोडेशन के हम लोगों ने देखा था कि अकोमोडेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, याद है आपको? फिर हम लोगों ने देखा था स्टडी सेट सिस्टम के सिस्टम के अंदर जो जिस क्वांटिटी में स्पीशीज ऐड हो रही है उसी क्वांटिटी में वो लीव भी कर रही है, वो स्टडी सेट सिस्टम आपके पास आ गया था। तो टाइम फैक्टर हमारे पास नेग्लेक्ट हो जाता है। देन हम लोगों ने बात की थी कि नॉन रिएक्टिव सिस्टम। जब नॉन रिएक्टिव सिस्टम की बात की थी तो जनरेशन और कंजम्पशन हमारे पास नेगेटिव हो जाती थी, क्योंकि तमाम के तमाम वैल्यूज हमारे पास इक्वल टू जीरो मूव कर जाती थी और हमारे पास सिंपलीफाइड इक्वेशन क्या बनती थी कि इनपुट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ द सिस्टम। याद है आप लोगों को? ये वो बेसिक इक्वेशन थी जहां से हम लोगों ने अपने तमाम स्टोरी स्टार्ट किए थे। और मैंने कहा था कि व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि इसको याद कर ले, रटा लगा ले, जो मर्जी कर ले, बट ये इक्वेशन ही आपको बोलनी चाहिए, बिकॉज हमने इसी इक्वेशन की बेस पे अगली तमाम कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ओके, इस इक्वेशन को अब हम लोग शिफ्ट करने लगे हैं इक्वेशन 10.1 में। 10.1 इक्वेशन डील करती है रिएक्टिव सिस्टम के लिए। किस सिस्टम के लिए? रिएक्टिव के लिए। ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास तमाम सिस्टम पे अप्लाई होती है और रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव तमाम इक्वेशन में अप्लाई होती है, बट यहाँ हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव सिस्टम की इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया हम लोगों ने, तो एक्यूमुलेशन की टर्म आपके पास 1 2 आपके पास आ गई एक्यूमुलेशन की टर्म से जो यहाँ क्लियर हो गए हैं। देन आपके पास की सिस्टम में वैल्यू जो इन हुई है सीपीसी की एंड सीपीसी की जो वैल्यू आउट हुई है, देन जो मोल्स जनरेट हुए हैं, जो मोल्स कंज्यूम हुए हैं। ओके, यहाँ पर जो चीज देखने वाली नंबर 1 थिंग इज कि जो इक्वेशन 10.1 है ये मैथ से नहीं बल्कि ये मोल से प्ले कर रही है। ये नीचे येलो लाइन में लिखा हुआ भी है कि मोल से हम लोग इसमें डील कर रहे हैं, मैथ से डील नहीं कर रहे। नंबर 2 थिंग जो इसमें देखने वाली है वो आई की वैल्यू है। आई आपके पास क्या है, जो मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि जिस सीपीसी को हम लोग अंडर कंसिडरेशन रख रहे हैं उसके अगेंस्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आ रही है। तो हम इस तरह से जितनी सीपीसीज होंगी उतनी इक्वेशंस बना लेंगे। अगर 5 सीपीसीज होंगे तो हम लोग 5 इक्वेशन बना लेंगे, 4 होंगे तो 4 बना लेंगे, 3 होंगे तो 3 बना लेंगे। तो इट मीन्स कि हम लोगों ने जो पहला जो एग्जांपल देखी थी जिसमें C7H16 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा था, उसमें 4 स्पीशीज थी। कितनी थी? 4। और इट मीन्स कि हम उन 4 स्पीशीज के अगेंस्ट 4 इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज होगी जो आई की वैल्यू को डिफाइन कर दी मैंने आपको। नंबर 2 इज मोल्स को बता दी कि यहाँ पे हम लोग मोल्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात नहीं कर रहे।
जब मोल्स की बात करने की फायदा में क्या होगा कि जो वहां पर जितनी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं वो हम लोग मोल्स में ही उनको डील कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए इजी होगा कि इक्वेशन के थ्रू ही हमें एक हेल्प आउट मिल जाती है एंड देन हमें जस्ट मॉलिक्यूलर वेट से तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो उसकी वजह से हम लोग मोल्स सेम पैरामीटर में जाकर प्ले कर सकते हैं। ओके, इस इक्वेशन को समझने के लिए इजी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इजी एग्जांपल क्या है? वो कहता है आपके पास 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 15 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन सिस्टम में ऐड हुए। इक्वेशन लिख दी आपके पास, एंड देन 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 12 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 6 मोल्स ऑफ अमोनिया सिस्टम से लीव कर रहे हैं। ये आपके पास टोटल कंडीशन है जो आपको बता दी है। उस कंडीशन के साथ जो ऑप्शन थी वो क्या, हमने अजम्पशन थी वो क्या बताई हुई है? नंबर 1 इज इट इज अ स्टडी स्टेट सिस्टम। जी बोले। जो बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं उन्हें ना ऐड करते, सीआर का मैसेज आया। बच्चे क्या होते हैं? क्लास में उसके आ रहे हैं, उनको ऐड करते। कर दिया जाए। सर मैंने कोई आप लोगों को भी बच्चे है वैसे कभी गौर करना, मुझे बड़ा ना ये अजीब सा वर्ड लगता है बच्चे। चले बारह, हमने जो अजम्पशन ली है इस फिगर के अगेंस्ट वो क्या है? नंबर 1 स्टेट सिस्टम है। नंबर 2 इट इज एन ओपन सिस्टम। नंबर 3 ऑपरेटिंग फॉर अ फिक्स इंटरवल। जब ये हम 1 2 3 अजम्पशन लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10.1 बिकम 0। लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास जो आपके पास साइड है वो आपके पास 0 के इक्वलेंट हो जाती है, जस्ट आपके पास ये साइड बाकी रह जाती है। और जो एक और चीज बताई हुई है कि फ्लोज इन ग्राम मोल्स, यानी कि जो आपके पास ये इनपुट्स हो रही हैं 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 15 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये ग्राम मोल्स में बताया हुआ है, ये किलोग्राम में नहीं बताया हुआ, ये पाउंड में नहीं बताया हुआ, बल्कि पाउंड मोल्स कहने हैं आप इसको, ग्राम मोल्स में बात की हुई है इसमें। और ये हमने अजम्पशन ली है, इन अजम्पशन को लेते हुए हम इक्वेशन 10.1 पर अप्लाई करते हैं। तो 10.1 को अप्लाई करते हैं तो अगर अमोनिया, अच्छा यहाँ पे 3 से पिछली है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन रही है, 1 2 एंड 3। हर सीपीसी के लिए एक इक्वेशन। तो हम देखते हैं 6 जनरेट हुआ है, इनिशियली कुछ भी अगर नहीं था, 0 था, तो 6 ग्राम मोल्स प्रोडक्ट जनरेटेड। ओके, हाइड्रोजन इनिशियली 9 ग्राम, सॉरी प्रोड्यूस हुआ 9 ग्राम मोल्स। प्रोड्यूस से मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइन में अपीयर हुआ है वो 9 है, और 18 जो थे वो सिस्टम में ऐड किए थे, तो -9 ग्राम मोल्स रिएक्टेंट कंज्यूम। नाइट्रोजन की बात करूं तो 12 प्रोडक्ट को प्रेजेंट थे, 15 रिएक्टेंट में हमने इंट्रोड्यूस किए थे, तो -3 ग्राम मोल्स रिएक्टेंट कंज्यूम। इनके 3 ग्राम मोल्स कंज्यूम हुए, 12 मोल्स अपीयर हो गए, फिर प्रोडक्ट के अंदर अपीयर हो गए। ओके, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, द 3 रिस्पेक्टिव जनरेशन एंड कंजम्पशन टर्म्स आर रिलेटेड। तो क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने साइड पर हिंट भी ऐड किया होगा कि इन 3 सीपीसी की जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, 1 2 एंड 3, ये 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। इस केमिकल इक्वेशन की वजह से, ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन इस केमिकल इक्वेशन की वजह से आपस में इंटर रिलेटेड है। और वो इंटर रिलेटेड के साथ जो मैंने एक वर्ड ऐड किया हुआ है, दैट इज अ हिंट। इसको क्या कहते हैं? इस टर्म को क्या कहते हैं, कोई बताया था? इस टर्म का नाम क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपके पास किन दो चीजों में बेस करता है? कितना सीपीसी सिस्टम में ऐड हुई थी, कितनी प्रोड्यूस हुई थी, डिवाइड बाय वी। और वी की वैल्यू आपके पास कहां से आती है?
वो कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपके पास वो टर्म है जो रियल टाइम वैल्यूज को लिंक कर देती है आपके पास स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के साथ, आइडियल इक्वेशन के साथ। रियल टाइम वैल्यूज क्या है? वो आपके पास ये डाटा जो गिवन है टॉप पर, ये रियल वैल्यू आपके पास है। और एक्चुअल सॉरी ये रियल टाइम वैल्यू और आइडियल वैल्यूज आपके पास क्या है? वो इक्वेशन जो हम लोग स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं, ये आपके पास आइडियल इक्वेशन है, ये आइडियल सिचुएशन है। सो इस रियल टाइम वैल्यू को आइडियल इक्वेशन के साथ लिंक करता है कौन से टर्म्स? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपको मैंने अभी भी बताया थोड़े पहले कि अब हम सारी चीजें रिपीट ही करेंगे, कोई चीज एज सच नहीं आएगी हमारे सिस्टम के अंदर, बट हमें चीजों को उनकी प्लेस पर रखना है, उनको मिक्स नहीं करना। सो अब हम एक्सेप्ट ऑफ रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने स्लाइड ऐड की हुई थी कि डू यू रिमेंबर दैट, कि ये हम लोगों ने फार्मूले यूज किए थे एक्सेप्ट ऑफ रिएक्शन के लिए, एंड देन हमने इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया था। तो अब हमने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन पहले यूज की थी उसको हमने इन एंड आउट की फॉर्म में लिख दिया है। तो ऊपर देखने, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आउट एंड इन लिखा हुआ है एन आई के। ये क्या आपके पास है? मोल्स ऑफ सीपीसी आई which leaves the system minus moles of CpCl which enters the system divided by coefficient of that CpC in a balanced chemical equation। ठीक हो गया? अगर ये फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है V की वैल्यू अमोनिया के लिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए -3 है एंड नाइट्रोजन के लिए -1 है। तो हम इन तीनों कंपोनेंट के लिए एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए आंसर सेम आ रहे हैं। तो अमोनिया की बात करते हैं तो आंसर सेम है, 3 आया, 3 आया एंड 3 आया। तो एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन ने लिंक कर दिया हमारे कहने के प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के साथ एंड रियल वैल्यूज को आइडियल वैल्यूज के साथ। और ये 333 आने का मतलब क्या बारे में क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन में जितना होना था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्शन अपीयर नहीं हो रहा है, कोई आपके पास एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट अपीयर नहीं हो रहा है। ओके, अब थोड़ी सी ना ये इस स्लाइड, पूरी स्लाइड के अंदर आपकी स्लाइड पे नजर आ रही है, इस पूरी स्लाइड के अंदर ना जस्ट थ्योरी है, इसलिए आपने गौर से सुनना है इसको। तो मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, कुछ को अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ को कलर चेंज किया हुआ है, ताकि ना हमारा इंटरेस्ट बना रहे। तो हमें कंक्लूड क्या होता है हमारे पास इस पिछली बात से, दैट a single chemical reaction that the specification of the extent of reaction provides one independent quantity। आपने देखा हमारा आंसर क्या आया था? 3 आया था, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनरेशन टर्म्स क्या है एंड कंजम्पशन टर्म्स क्या है। तो सिंगल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से हम लोग एक सिंगल क्वांटिटी की तरफ मूव कर सकते हैं जो हमें पूरे रिएक्शन की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करती है। दोबारा रीड करने लगाओ। You can conclude for the case of a single chemical reaction that the specification of the extent of reaction provides one independent quantity that will determine all the values of the generation and the consumption terms for the various CpC in the respective implementation of equation 10.2। कहता आपके पास CpC डिफरेंट होते रहे बट हमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मिलेगी जो जनरेशन एंड कंजम्पशन टर्म्स को इक्वली ट्रीट करती है। अच्छा, वो होता क्यों आपके पास है? बिकॉज द मोलर रेशियोज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय द सोलो इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। कहता एक्चुअली जो वापस केमिकल इक्वेशन है ना, वो है एक सीक्रेट चीज जो रिवील हो रही है कि जो कंपोनेंट जो रेशियो अप्लाई हो रही है वो रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम रहती है हमारे पास। ओके, उसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, the three species balances correspond to the process in figure A। फिगर ए आपके पास कौन सी थी कि फिगर ए मैंने नाम दिया हुआ उसको। फिगर ए को हम लोगों ने इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं
कि पिछली जो 10.2 इक्वेशन थी उसको रीअरेंज करके 10.2 ए का नाम दे दिया, बुक के अंदर इसको 10.3 का नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन 10.3 का नाम दिया हुआ है। बात एक ही है। तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में बता सकते हैं। एंड देन हम देखें आउट माइनस इन इज इक्वल टू जनरेशन और कंजम्पशन। यहां पर हम लोगों ने अजम्पशन क्या लिया है कि सिस्टम आपके पास ओपन है, स्टडी स्टेट है, और इन एंड आउट जो आपके पास इक्वल आपके पास है। तो आपके पास अकोमोडेशन की टर्म जीरो हो जाती है। तो अकोमोडेशन की टर्म जीरो होने के बाद फीड के अंदर जो स्पीशीज इन हो रही है, देन उसके अगेंस्ट कितनी जनरेट हो रही है या कंज्यूम हो रही है, हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ये देखें कि अमोनिया के ऊपर जो हम लोगों ने इक्वेशन 10.1 यूज की थी, तो यही थी आपके पास 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 9, 12 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 3। यही वैल्यू थी ना 10.1 को यूज करके जो हमने कैलकुलेट की थी। कहां पर ये देखें, ये वैल्यूज जो हम लोगों ने कैलकुलेट की यहाँ पर, यही वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन। तो बजाय कि हम 10.1 को यूज करें, अगर हम सिंपल इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को यूज कर लें, गाइस वो सिर्फ सुनिएगा, अगर हम सिंपल इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को यूज कर लें तो हमें पता चल सकता है कि कोई कंपोनेंट कंज्यूम हुआ है या फिर वो जनरेट हुआ है। अगर हम इक्वेशन 10.1 या 10.2 को इग्नोर करते हुए जस्ट इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल सकता है कोई कंपोनेंट जनरेट हुआ या फिर वो कंज्यूम हुआ है। अगर वो कंज्यूम हुआ है तो उसकी वैल्यूज माइनस में होगी, अगर वो जनरेट हुआ है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। द टर्म, ये नीचे लाइन लास्ट लाइन लिखी हुई है, द टर्म वी आई zeta correspond to the moles of CpCi generated or consumed in equation 10.2 और equation 10.1। 10.1 से भी यही वैल्यू आती है, 10.2 से भी यही वैल्यू आती है आपके पास। ओके, इस सेक्शन में ना चैप्टर 10 में यहां तक सारी थ्योरी खत्म हो जाती है। इस थ्योरी के बाद आपके पास 3 FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके पास है। बुक के अंदर डिफरेंट है, मैंने डिफरेंट लिखे हुए, तो आप लोग इसको ना बुक से भी देख लीजिएगा, मेरी चीजें भी देख लीजिएगा, ताकि जो मेन कंसर्न है कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो वो उतना अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 1 इज, डज इट मेक एनी डिफरेंस हाउ द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इज रिटन एज लॉन्ग एज द इक्वेशन इज बैलेंस्ड? ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 या 6 की बात हो रही है, या अपने 6 में 9 की बात हो रही है, जहां पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी साइकोमेट्रिक पार्ट के अंदर, और फिर हम लोगों ने बात किया था कि हम उन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को चेंज कर देते हैं। मैं एग्जांपल देने के लिए आपको पिछली स्लाइड पे आता हूँ, यहाँ पर इस स्लाइड पर आता हूँ। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास है, ये याद कर लें, N2 + 3H2 gives you 2 moles of ammonia। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, does it make any difference how the chemical equation is written as long as the equation is balanced? मतलब कहने का है कि हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दें, अगर अमोनिया प्रोड्यूस होने का बजाय डिकम्पोज हो रहा है, बिकॉज जो पिछली इक्वेशन थी वो रिवर्सिबल इक्वेशन थी, फिर आपने गौर किया हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। अच्छा, नंबर 2 इज, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ जीटा मींस? बता दिया। नेगेटिव साइन मींस कि आपके पास रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, पॉजिटिव साइन मीन कि आपके पास प्रोडक्ट की बात हो रही है। नेगेटिव साइन मींस कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, पॉजिटिव साइन मींस प्रोडक्ट जनरेट हो रही है। Okay. Our third question is, are species balance always independent? अब मैंने आप लोगों को याद हो जब ये पोर्शन स्टार्ट हुआ था, ये पोर्शन नहीं, पिछले पोर्शन में जो बात की थी मैंने कि जितनी स्पीशीज होंगी हम उतने बैलेंस बना सकते हैं, जितनी स्पीशीज होंगी उतने बैलेंस बना सकते हैं। यहाँ पे 3 स्पीशीज है तो यहाँ 3 बैलेंस बन जाएंगे, अगर 4 होंगे तो 4 होंगे, 5 होंगे तो 5 बैलेंसेस बन जाएंगे।
और वो इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। बट देयर इज अ चांस कि वो इंडिपेंडेंट ना भी हो। हमेशा इंडिपेंडेंट ही होंगे, बट कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर वो अपने इंडिपेंडेंसी खो देते हैं, तो हम उनको इंडिपेंडेंट इक्वेशन में नहीं लेते बल्कि डिपेंडेंट इक्वेशन में उनको कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आर द स्पीशीज बैलेंसेस ऑलवेज इंडिपेंडेंट? द आंसर इज ऑलमोस्ट यस। अच्छा, ये जो पहले दो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको वर्बली मैंने बता दिए हुए हैं, और अगर आप इसके आंसर्स बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो इन स्लाइड्स के लास्ट में आप लोगों को दिए हुए हैं, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने से पहले ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि सी बुक, कि आपने इन क्वेश्चन के अलावा बुक को भी रीड करना है। देयर इज अ चांस कि वहां से कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बन सकता हो, वो देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑलमोस्ट ऑलवेज, यानी कि हमेशा वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं। बट कभी इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकते। वो क्या हो सकता है आपके पास कंडीशन? कि आप अजम्पशन ले कि जितने मोल्स इन हुए सिस्टम के अंदर उन सबको ऐड करें, तो आपके पास फ्लो ऑफ इनसाइड ऑफ द रिएक्टर बन जाएगा। कि जो प्रोडक्ट आपके पास लीव हो रही है मोल्स को आप ऐड करें, या जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही है उनको ऐड करें, तो आपके पास प्रोडक्ट का आउटलेट बन जाएगा। तो इनलेट एंड आउटलेट हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्पीशीज के ऊपर, बट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ये जो दो इक्वेशन है ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं है आपके पास। ठीक है, ओके। एस यहाँ पर क्या डिफाइन करें? जो टॉप पर एस लिखा हुआ है सिग्मा के ऊपर, वेयर एस इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द सिस्टम। मे भी दो स्पीशीज है तो आप दो के मोल्स को ऐड करेंगे, तीन स्पीशीज है तो तीन के मोल्स को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर एस लिखा हुआ आपके पास। तो एन आपके पास एस जो आपके पास स्पीशीज के नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अगर हम टोटल मोलर फ्लो का मैस बैलेंस कैलकुलेट करना, मटेरियल बैलेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एफ आउट विल बी इक्वल टू एफ इन प्लस दिस टर्म। ये टर्म आपके पास क्या है? जनरेशन या फिर कंजम्पशन। ये क्वेश्चन 10.4 आपके पास आ गई है। अच्छा, ये भी इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? बिकॉज ये क्वेश्चन डिपेंड कर, ये टर्म इंडिपेंडेंट है, ये जो सिग्मा इंटू वी आई वाला टर्म है ये इंडिपेंडेंट है, बट ये जो एफ आई, एफ इन और एफ आउट की वैल्यूज है ये हमें डिपेंडेंट कर देती है टोटल मोल्स इन पर एंड टोटल मोल्स आउट पर। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज मैं रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि जब आप लोगों ने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात की थी, एक्चुअली टर्म की आपके पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से पहले हम लोग क्या अज्यूम करते थे कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया हुआ है, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि थ्योरेटिकली तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट 100% कंप्लीट रिएक्शन, बट ये कोई परसेंट होगा, 10% होगा, 50% होगा, 70% होगा, 67% होगा, 74% होगा। तो अगर हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ है उसका पता होना चाहिए, या पता होना चाहिए या हम लोग कैलकुलेट कर सकें। तो ये आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन है। मैं इतनी देर इस बात पर क्यों लगाई ताकि आप लोगों को थोड़ा जहन में बैठ सके। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का एक और तरीकेकार भी है। वो आपके पास क्या है? F is the fractional conversion multiply by number of moles of limiting reactant that goes into the reactor and coefficient of limiting reactant present in the balanced chemical equation। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पता चल जाती है।
और ये जो इक्वेशन आपके पास है ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। 10.4 सॉरी 10.4 डिपेंडेंट इक्वेशन है एंड 10.5 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। जब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको याद होगा हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। नंबर ऑफ अननोन्स निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम कितनी केमिकल इक्वेशन इंडिपेंडेंट केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं और वहां से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है। याद है आप लोगों को? तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 0 होगा हम लोग कैलकुलेशन उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिमिट क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 नहीं होता तो हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से प्ले करने लगे हैं, अब मैंने ये नहीं कहा कि प्ले करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने कहा प्ले करने लगे हैं, तो आप लोग अपने जहन में ये बात बना लें कि जब हम लोग रिएक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को लाजमी तौर पर इंक्लूड करेंगे अपने वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल कौन से हो सकते हैं? नोन हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं। तो पहले आपके पास जो जीटा होगा ये अननोन होगा, जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये नोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जब हम इसको नोन में कंसीडर कर लेंगे तो हम इसके इक्वेशन को भी यूज करेंगे। तो एक नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननोन हमारे पास ऐड हो जाएगा किस में? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज में। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस प्रॉब्लम की तरफ बैक, जहां पर हमारे पास स्पीशीज थे 3, 1, 2 एंड 3। ये 1, 2 एंड 3 आपके पास इंडिपेंडेंट स्पीशीज इक्वेशन थी, ठीक है? तो मैंने कहा था 3 स्पीशीज इक्वेशन और 3 ही अननोन हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन से प्ले करेंगे तो हमें जीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ अननोन कितने हो जाएंगे? 4, और हमें इसमें चौथी इक्वेशन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो चौथी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 10.5 है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट बताने के लिए, समझाने के लिए या मुझे खुद समझने के लिए मैं इसलिए इस पर टाइम लगा रहा हूँ बिकॉज इसके बाद ही सारे कैलकुलेशन आगे चलेंगे। तो थोड़ी देर रुक के आप लोग मुझे अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें कि ये बात कितने लोगों को समझ आई है इजीली। कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ सीपीसी के अलावा एक न्यू अननोन भी ऐड हो जाएगा सिस्टम के अंदर, जिसका नाम जीटा होगा या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम लोग अननोन में भी कैलकुलेट काउंट करेंगे और नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन भी कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से। ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? क्लियर नहीं होगा बस समझ लें, आपको जहन में बैठ के ये बात ये बताएं मुझे। क्लियर उस वक्त होगा जब हम इसको एग्जाम्पल में यूज करेंगे। कोई पर्सन रिस्पॉन्स करते, फाद ने ज्वाइन कर लिया, मोहसिन ने ज्वाइन कर लिया, मोहसिन का नेट नहीं आ रहा, अली, दानिश, मिन्ना हिल, सवेरा, टोटल 8 लोग बैठे हुए इस वक्त। मुझे आ गई है सर। तो सिर्फ तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही, तो सिर्फ बैठे हुए थे कि नहीं? तो सिर्फ चलो ओके, हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। रिएक्शन इन विच द फ्रैक्शन कन्वर्जन इज स्पेसिफाइड। फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या है? ये वही एफ की टर्म है जो यहाँ पे ये लिखी हुई है, एफ टर्म है आपके पास। फ्रैक्शन कन्वर्जन स्पेसिफाई की हुई है। अच्छा, ये स्पेसिफिक की हुई है तो इट मींस हम इस इक्वेशन को लाजमी तौर पे यूज करेंगे 10.5 को। और अगर मैं नहीं दी हुई तो मे बी हम लोग 10.4 या 10.3 या 10.2 को यूज करते हुए अपने वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन अकर्स बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। मीथेन प्लस क्लोरीन मिलकर आपके पास मिथाइल क्लोराइड प्लस इटसेल्फ प्रोड्यूस कर देता है। यू आर आस्क्ड टू डिटरमिन प्रोडक्ट कंपोजिशन। इन जो प्रोडक्ट आपके पास की कंपोजिशन बताएं। If the conversion of the limiting reactant is 67%। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमें नहीं बताया कौन सा है इन दो में से, बट हमें बता दिया हुआ है कि उसकी जो कन्वर्जन है 67% है। एंड द फीड कंपोजिशन इन मोल परसेंट, मोल परसेंट में फीड कंपोजिशन दिया इज 40%, 50% एंड 10% नाइट्रोजन। ओके, बजाय कि मैं सोल्यूशन की तरफ मूव करूं, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा
रिमाइंड करना चाह रहा हूँ चीजों को कि सिस्टम कैसे बन रहा है आपके पास। ये आपके पास सिस्टम बन गया, इसमें आपके पास एक कंपोनेंट, इसको 1 कह देता हूँ, उसको 2 कह देता हूँ, देन दिस इज 3, देन दिस इज 4। 1 ऐड हो रहा है सिस्टम में, 2 ऐड हो रहा है सिस्टम में, 3 लीव कर रहा है एंड 4 लीव कर रहा है एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट हमें स्टेटमेंट बताती है कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सो यहाँ पर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है आपके पास, 5वां कंपोनेंट, और वो नाइट्रोजन लीव भी कर रही है। 5 जैसे ऐड हुआ है वैसे ही वो लीव कर रहा है, तो 10% आपके पास ऐड हुई है, देयर इज अ चांस 10% यहां से लीव कर जाएगी। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 67% कन्वर्जन हुई है। तो ये आपके पास ओपन सिस्टम है, स्टेडी स्टेट है, और टाइम लिमिट नहीं दी हुई, तो इट मींस वही बात कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 10.1 विल बिकम 0। हम बाकी इक्वेशन से प्ले करेंगे। अच्छा, बाकी इक्वेशन से प्ले करने से पहले हमें देखना है कि हमें एक डाटा का गिवन है, हमें गिवन है फ्रैक्शन कन्वर्जन। हम इक्वेशन 10.5 से भी प्ले करेंगे। 10.5 ये फ्रैक्शन कन्वर्जन हमें गिवन है, जो गिवन है हम उन इक्वेशन से प्ले करेंगे। तो ये वही बात इसने लिख दी है जो हम लोगों ने ये ड्रॉ किया इक्वेशन स्टेप 1 to 4 में, कि ओपन एंड स्टेडी स्टेट प्रोसेस को जूम लिख किया हम लोगों ने। तो ये आपके पास कंपोजिशन थी जो गिवन थी, और ये वो है जो उसने पूछी है। इसके अलावा एफ हमारे पास अननोन है, पी अननोन है हमारे पास, और कन्वर्जन की हमें परसेंटेज उसने प्रोवाइड कर दी हुई है। अब हम लोगों ने कंसीडर करनी है बेसिस। तो आप लोगों के ख्याल से बेसिस क्या होने चाहिए? चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सिलेक्ट द बेसिस, स्टेप नंबर 5 आपके पास है। हमें बिकॉज फीड की कंपोजिशन प्रोवाइडेड है, फीड लेंगे बेस। हाँ जी, फीड की कंपोजिशन प्रोवाइडेड है, तो हम लोग फीड के ही 100 ग्राम मोल्स कंसीडर कर लिया। इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ कि जो 100 कंसीडर किया है ग्राम मोल्स, तो जितनी परसेंटेज क्वांटिटीज हैं वो ग्राम मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज फीड लिया मैंने 100 ग्राम मोल्स, तो मेरे पास मीथेन बन जाएगी 40 ग्राम मोल्स, क्लोरीन बन जाएगी 50 ग्राम मोल्स, एंड नाइट्रोजन बन जाएगी 10 ग्राम मोल्स। इस फीड को लेने का 100 ग्राम मोल्स देने का हमें ये बेनिफिट मिला। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इक्वेशन फीड की बात हो रही थी ना, इन हो रही है आपके पास, तो ये इक्वेशन में यूज हो रही है आपके पास कि क्लोरीन प्लस मीथेन प्लस नाइट्रोजन मिलके आपके पास 100 बना देते हैं। क्लोरीन प्लस मीथेन प्लस नाइट्रोजन मिलके आपके पास 100 बना देते हैं। तो ये एक्चुअली आप देखें इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी बन रही है और डिपेंडेंट इक्वेशन भी बन रही है। फीड की टर्म में ये डिपेंडेंट इक्वेशन होगी, और कंपोनेंट के बेस में ये आपके पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी। सिमिलर केस पी का होगा हमारे पास कि हम लोग कंपोनेंट प्रोडक्ट की कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे, उसको सम करेंगे, तो वो बन जाएगा आपके पास पी। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। डिटरमिन द नेसेसरी डाटा रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन। वो आपके पास क्या है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। कन्वर्जन तो उसने बता दिया 67%, तो हम लोग जीटा मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, और इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे कि एन आई ओ इज इक्वल टू 0 है, तो 40 माइनस -1 इज इक्वल टू 40, 50 ये लेने के बाद, अच्छा ये 40 और 50 आपके पास कहां से आए हैं? ये हमें गिवन है रिएक्टेंट में, ठीक है। 40 और 50 हमारे पास रिएक्टेंट से हैं, तो इनिशियली प्रेजेंट थे और वो सारे के सारे कंज्यूम हो चुके हुए हैं। और ये माइनस की टर्म कहां से आपके पास आई है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो माइनस इंटू -1 आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो आपके पास ये बन जाएगा 40 और 50। तो हमें यहां से पता क्या चला लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? कोई बताएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास? लिमिटिंग C4 सर इज मीथेन।
CH4 सर। और कोई? बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने कहा CH4 CH4 सर। CH4 आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हम 10.5 को यूज करते हैं बिकॉज 10.5 आपके पास डील करती थी लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। तो ये 40 हम लोगों ने यूज किया है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, -1 भी हम लोगों ने जो कॉफिशिएंट है उसका यूज किया है और ये माइनस के साइन ऐसे ही इक्वेशन से आ गया और 67% कन्वर्जन उसने बताई थी, तो ये 0.67 आपके पास कन्वर्जन फैक्टर से आ गया। तो हमें पता चला है कि 26.8 ग्राम मोल्स रिएक्टिंग हो रहे हैं किसके? लिमिटिंग रिएक्टेंट के। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की मदद से अगर आपको याद हो ये टेबल, कहां गया टेबल, ये टेबल, ये देखिए एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन अगर हमें पता हो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है तमाम टर्म्स के लिए, चाहे वो कंज्यूम हो रही है या वो जनरेट हो रही है, तो हम जस्ट उसके कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके ग्राम मोल्स पता चल जाएंगे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्चुअली यही काम किया कि हमने एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया और उसकी वजह से हमें हेल्प आउट क्या हुआ कि हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसके फैक्टर के साथ तो हमारे पास ग्राम मोल्स आना शुरू हो जाएंगे कंपोनेंट्स के। बैक आता हूं आपके पास इक्वेशन के ऊपर। और हमारे पास एक अननोन ऐड हो चुका हुआ सिस्टम के अंदर, दैट इज अ जीटा। ठीक है, बिकॉज हमने इस इक्वेशन को यूज किया, इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास ऐड नहीं होगा। अच्छा, ये अननोन भी ऐड हो गया, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी ऐड हो गया। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 फीड के, फोर्थ वन इज एफ। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 आपके पास प्रोडक्ट के हैं, 1 इज पी, टोटल सम करें तो 10 बनता है और एक एक्स्ट्रा आपके पास आया है जीटा, दैट इज 11। तो 11 आपके पास कंपोनेंट्स अपीयर हो रहे हैं सिस्टम के अंदर। जस्ट अ सेकंड, कोई मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, क्या आ रहे हैं? okay. तो 11 हमारे पास सीपीसीज हैं जो अपीयर हो रही है सिस्टम के अंदर। ओके, उनमें से नॉन कितनी हमारे पास है? देखें अगर हम लोग ये फीड की जो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास नॉन है, ऐसा ही है, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स प्लस एफ, ये 4 कंपोनेंट्स नॉन है प्लस। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये देखें, ये 3 कंपोनेंट्स हमारे पास नॉन है, मुझे याद है मैंने इस पे एनिमेशन लगाई हुई है। एफ नॉन है एंड जीटा नॉन है, ये 5 कंपोनेंट्स हमारे पास नॉन है। तो बाकी कितने रह गए? 6, टोटल 11 थे, 5 नॉन है, 6 अननोन है, तो हमारे पास 6 अननोन आपके पास रह गए। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी चाहिए? 6 चाहिए होंगे, यस नो, यस और नो? नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन, अननोन जो है वो 6 पे रिड्यूस हो गए हैं और जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो भी 6 से रिक्वायर्ड है। राइट और रॉन्ग, कोई बताएगा? देखो 11 में से 5 हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली हैं और 6 बाकी रह गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 6 कंपोनेंट बाकी है तो हमें उसके लिए 6 ही इक्वेशन चाहिए। ये बात होनी चाहिए ताकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाए। बट द थिंग इज कि जो P की वैल्यू है ये आपके पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन में, इसको हम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये नीचे बताया आपके पास कि जैसे हमने एफ को कैलकुलेट किया है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन कैलकुलेट किया तो वो एफ बन गया, तो इससे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आउट कैलकुलेट करेंगे तो पी बन जाएगा। और हम लोगों ने अभी पीछे बताया है अपने स्लाइड्स के अंदर कि ये जो इक्वेशंस है ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं है, तो हम इनको इंडिपेंडेंट इक्वेशन कंसीडर नहीं करेंगे और पी को भी हम लोग अपने सिस्टम में से बाहर निकाल देते हैं अननोन के, कि अगर हमें बाकी मोल्स कैलकुलेट होंगे तो पी भी कैलकुलेट खुद ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे।
सो 5 अननोन कंपोनेंट्स है जिनकी वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, और इन 5 कंपोनेंट के ऊपर हम 5 सीपीसी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, देन आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। इट मीन 6 के साथ हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेप 8 और 9 क्या हमारे पास है, ये वही स्टेप है जो हम लोगों ने इक्वेशन 10.2 जो मैंने बताया था आपको ये लिखा हुआ है। वो क्या है कि जस्ट आप इन एंड आउट कैलकुलेट करते रहे, आपके पास वैल्यू आती रहेंगी। अच्छा, इसमें से हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने मोल्स ऑफ आउटलेट का कैलकुलेट करना है। इनके हमें वैल्यू पता है, तो ये वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो ये देखें, अच्छा ठीक है, ठीक है। हमने वैल्यूज इंसर्ट किए, तो हमारे पास ये आउटलेट की कंपोजिशन आ गई है। हमारे पास ये 5 कंपोनेंट थे, 1 2 3 4 5, और एक कंपोनेंट हमारे पास आ गए, और यहीं से हम लोगों ने पी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 5 कंपोनेंट हो गया, छठा हमारे पास पी हो गया, तो 6 के 6 अननोन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 10.5 एंड इक्वेशन 10.2 ए। इसे बुक में 10.3 इक्वेशन कहा हुआ है, बुक में 10.3 इक्वेशन कहा हुआ है। तो सारे अननोन कैलकुलेट हो गए हैं। तो अब हमने स्टडी स्टेट अजम्पशन ली थी, याद है आप लोगों को? स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि जितना फीड इन हो रहा है उतने प्रोडक्ट आपके पास आउट हो रहा है। तो फीड को हम लोगों ने 100 मोल्स कंसीडर किया था, ग्राम मोल्स, तो आपके पास 100 ग्राम मोल्स ही एग्जिट हो रहे हैं आपके पास। सो देयर आर 100 ग्राम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज देयर आर 100 ग्राम मोल्स ऑफ फीड एंड द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिजल्ट इज द सेम नंबर ऑफ मोल्स फॉर रिएक्टर एज प्रोडक्ट। तो कंक्लूजन बता दिया हुआ है। स्टेप 10 में क्या करना होता है, आपने वेरिफिकेशन करनी इन चीजों की, क्या वो ठीक है या वो नहीं है। तो आप लोग स्टेप 10 जो आपके पास है वो भी आपका होमवर्क है, बुक में हुआ है, आप लोगों ने खुद से समझना और देखना कि वो हल होता है कि नहीं होता। ओके, ये चैप्टर 10 का हम लोगों ने जहां तक रीड करना है ना, सर आज के लिए इतना काफी है। जी सर, नमाज का टाइम भी होने वाला है। जुम्मा पढ़ना है सर, टाइम होने वाला है 1 बजे, जुम्मा होने 1:15। 1:15 बजे हो रहा है, तभी तो 12:15 हुए हैं। सर अभी कपड़े इस्त्री करने हैं, तैयारी करनी है खुद। सर 20 मिनट हुए हैं। अच्छा 20 हो गए 12 को। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी? सर हेलो, मेरी मीटिंग जी सर। आपको मेरी आवाज कहाँ तक आई है? मेरा एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था, आपको मेरी आवाज कहाँ तक आई है? सर सारी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, बीच में मेरा नेटवर्क खत्म हो गया होता। आगे मेरा बताने वाला कुछ नहीं एक्चुअली। आपको स्टेप नंबर 10 का बता दें कि होमवर्क है, और FAQ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप लोग खुद समझ लेंगे, ठीक है। FAQ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप खुद समझ लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें एक्चुअली क्वेश्चन अपीयर हो रही थी, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, और जो प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है ये नोट कर लें। 10.4, 10.5, 10.6, 10.13 और 10.16 ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 से खुद से होमवर्क करनी है, ठीक है। असाइनमेंट आप लोगों के चैप्टर नंबर 9 के जो क्वेश्चन है जस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चन जो है वो मैं क्वेश्चन जो है आपको बताऊंगा, अभी वो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। चैप्टर 10 की ये प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और चैप्टर नंबर 9 की मैंने आपको बतानी है। 10.16 को मैंने रेड कलर में भी लिखकर हाईलाइट भी किया है। एक्चुअली ये इस तरह की 10.16 से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आप लोग देखेंगे ना, ये वो प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अपीयर होती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एक्चुअली ये कंबस्टन से रिलेटेड है, तो वहां हम लोग एक्सेस एयर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो कोई चीज समझना है तो मोस्ट वेलकम है। मैं कोशिश करूंगा
कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग स्टार्ट करें अपने टॉपिक को तो इन प्रॉब्लम से स्टार्ट करूँ मैं, ताकि इस असाइनमेंट में जो चीज़ आप लोगों को मिसिंग है वो मैं बता दूं आप लोगों को, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर लें। ठीक है ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज सर। क्वेश्चन आप लोगों के? एनी क्वेश्चन? ये सिलेबस कब एंड होगा और कितने लेक्चर होने हैं? यार देखो, हमारे 4 लेक्चर मिसिंग थे। उन 4 लेक्चर्स का जो बर्डन था ना, मैंने आप लोगों पे डाल दिया हुआ है। और बर्डन नहीं एक्चुअली, मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने रिवाइज ही किया है, बिकॉज उन 4 या 5 लेक्चर्स में जो चीजें थी ना वो यही अपीयर होती हैं। जस्ट आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है और ये जो प्रॉब्लम बताई वो करनी है समझ के, इन लेक्चर को सामने रखते हुए। तो हमारा ये होगा कि चैप्टर नंबर 9 और 10 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर सिलेबस की बात करो तो सिलेबस में हमारे पास जो चीजें हैं वो मटेरियल बैलेंस है और एनर्जी बैलेंस है और कंपोनेंट बैलेंस था। तो कंपोनेंट बैलेंस हम लोगों ने कर लिया है, मटेरियल बैलेंस हम लोगों ने कर लिया है। तो एनर्जी बैलेंस की जो कैलकुलेशन का तरीकाकार होगा ना वो हम लोग देख लेंगे। उससे हेल्प आउट हमें ये होगा कि कभी भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना तो हम एटलीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो एनर्जी बैलेंस से रिलेटेड हमारे कुछ पोर्शन रहता है वो हम लोग देख लेंगे। बाकी आप लोग जो